Welcome back to our new classes. As we have earlier completed my greatest Olympic prize, which was the first chapter of second year course, and it was the second chapter of our second year course, that is on examination. It was written by Winston S. Churchill. Let's take the introduction of the author. So let's start. सर विंस्टन लेनर्ड स्पेंसर चर्चिल, जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, उनका नाम है सर विंस्टन लेनर्ड स्पेंसर चर्चिल. वे 1874 में बॉर्न हुए थे और 1965 में उनका मृत्यु हुआ था. वे प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे इंग्लैंड का ट्वाइस. 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे इंग्लैंड के. और कब से कब तक रहे थे, तो वो रहे थे 1940 से 1945 तक. और दूसरे बार जब बने थे प्राइम मिनिस्टर तब रहे थे 1951 से 55 तक. तो अ नोटेड स्टेट्समैन एंड ओरेटर. नोटेड स्टेट्समैन मतलब राजनीतिक आदमी थे. एंड ओरेटर का मतलब है, ओरेटर का ये नोट डाउन करते रहो, ओरेटर का मतलब है वो एक अच्छे स्पीकर भी थे, अच्छे बोलते भी थे. चर्चिल वॉज ऑल्सो एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी. वो एक ऑफिसर भी थे ब्रिटिश आर्मी में. हिस्टोरियन मतलब अच्छे इतिहास के बारे में भी बताते थे. एंड अ राइटर एंड एन आर्टिस्ट मतलब एक आदमी के अंदर कितने खूबियाँ थे वो देखिए बता रहे हैं. वो एक अच्छे राइटर थे, अच्छे हिस्टोरियन थे, अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छे कलाकार थे, एक अच्छे स्पीकर भी थे. उसके साथ वो इंग्लैंड का 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके थे. ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1953. उनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 में लिटरेचर के तहत. तो ये भी नोट डाउन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि ये ईयर भी पूछ लेता है कि विंस्टन एस चर्चिल को कब मिला था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में, या कौन सी ईयर में मिला था, 1953 में. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे विंस्टन एस चर्चिल को किस लिए मिला था नोबेल प्राइज़. जैसे कि वह मिले थे किस लिए ना, लिटरेचर के लिए. तो फिर क्या बोलते हैं, एट हेरो इज़ एन एक्सेप्ट from chapter 2 Hero of Winston S. Churchill's autobiography A Roving Commission My Early Life 1930. एट हेरो जो था उनका एक एक्सेप्ट था, मतलब एक छोटा सा पार्ट था उनके जो चैप्टर 2 हेरो से, उनका जो ऑटोबायोग्राफी था. विंस्टन जी ने लिखा था एक ऑटोबायोग्राफी. जो ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखना, अपने लाइफ के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी उसे कहा जाता है. अ रविंग कमीशन माई अर्ली लाइफ, जिसका नाम था अ रविंग कमीशन माई अर्ली लाइफ 1930 में उनके साथ जो भी हुआ था. और वो जो रविंग कमीशन माई अर्ली लाइफ, उनका वो ऑटोबायोग्राफी का नाम था. मैं ये सब ऐसे डिटेल्स में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस दिया है CHSE ने, वो ना थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है. अगर आप पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते हैं, नहीं याद रखते हैं, तो आपको काउंसिल के एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब कम मार्क्स आ सकते हैं, बहुत ही कम मार्क्स. क्योंकि MCQ पैटर्न जो कर चुका है, 43 मार्क्स का जो हमारा वेटेज रहता है बस MCQ का, तो उसमें से अगर हमें 15 मार्क्स थ्योरी से मिलते हैं तो 15 मार्क्स के लिए आप 5 मार्क्स सिर्फ ऐसे ही अगर समरी समझे हैं तो हो जाएगा. अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको और 10 मार्क भी मिल जाएंगे. और बहुत ईजी रहता है अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ ले तो हमारा क्रिस्टल क्लियर भी हो जाता है चैप्टर. तो इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवा रहा हूँ और इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ाऊँगा. मज़े से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. तो देखते हैं बाद में, फिर देखते हैं क्या होता है. अभी यूनिट 1 में अभी हमें बताया जा रहा है वार्म अप में, एग्जामिनेशन फॉर मेनी आर नॉट प्लीजेंट. एग्जामिनेशन जो होता है बहुत लोगों के लिए प्लीजेंट मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता. द एप्रहेंशन ऑफ नॉट डूइंग वेल मेक्स अ ब्राइट स्टूडेंट एंग्जियस. एक अच्छे बच्चे को भी यह टेंशन में, एग्जामिनेशन टेंशन में लाता है कि वो अच्छा करेगा, अच्छा मार्क्स लाएगा या फिर नहीं, क्या होगा. हमें भी डर लगता है जब एग्जामिनेशन आता है, एग्ज़ाम का नाम सुनकर हमारे भी फट जाती है. वैसे ही वो बता रहे हैं कि ये जो एग्जामिनेशन एक प्लीजर एक्सपीरियंस उनके लिए नहीं था. फिर क्या बता रहे हैं ना, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए भी वो एंग्जियस मतलब टेंशन ले लाता है. तो फिर लिखते हैं क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट हाउ द राइटर टुक हिज एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैव. ये यूनिट को पढ़िए और वहाँ से उसके टेक्स्ट से पता कीजिए, नोट कीजिए, हाउ राइटर टुक हिज एंट्रेंस एग्जाम टू हैरो. हैरो एक स्कूल है, मतलब एक नेमिंगली एक बड़ा सा स्कूल है जिसका रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा है. तो उसके बारे में पढ़ेंगे टेक्स्ट में. तो स्टार्ट करते हैं. आई हैड स्केयरली पास्ट माई 12th बर्थडे व्हेन आई एंटर द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन. जब मैं स्केर्सली मतलब मुश्किल से माई 12th बर्थडे मेरा 12वीं जन्मदिन को एंटर किया हूँ, तब मैंने इंटर और एक चीज़ में भी किया था, वो था
इन हॉस्पिटेबल रीजन्स, इन हॉस्पिटेबल मतलब अनकम्फर्टेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन के एक जो रीजन होता है वो हमें अनकम्फर्टेबल सा फील करवाता है, वहाँ पे मुझे एंटर किया था जब मैं 12th बर्थडे को पास किया। तो थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डेस्टिन टू द जर्नी, जिस कारण मैं नेक्स्ट 7 साल के लिए, आने वाले 7 साल के लिए डेस्टिन मतलब ठिकाना हो गया एक जर्नी के लिए, एग्जामिनेशन का जर्नी के लिए। फिर द एग्जामिनेशंस वर ग्रेट ट्रायल फॉर मी, एग्जामिनेशन जो था वो मेरे लिए एक ग्रेट ट्रायल मतलब एक बहुत ही बड़ा अपेक्षा था, चेष्टा था। द सब्जेक्ट्स which were dearest to the examiners were almostly invariably those I finished least। यहाँ पे हमें राइटर बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स डियरेस्ट था एग्जामिनर को जो अच्छे लगते थे वो ऑलमोस्ट इन्वेरिएबली मतलब ऑलवेज वो सारे ऑलमोस्ट सारे ही मुझे आई फाइनेंस्ड लिस्ट, मतलब मुझे फाइनेंस्ड का मतलब है, लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनेंस्ड का मतलब है फेवरेट, ओके, वो मुझे सबसे कम ही पसंद थे। आई वुड हैव लाइक टू हैव बिन एग्जामाइंड इन हिस्ट्री, उनको अच्छा लगता था जैसे सब्जेक्ट्स हिस्ट्री हो गया, पोइट्री हो गया, राइटिंग एसेज हो गया, उनको वो चाहते थे कि मुझसे कोई एग्ज़ाम ले तो सिर्फ क्या हिस्ट्री ले जाए, पोइट्री ले जाए, राइटिंग ऐसे भी ले जाए तो चलेगा, पर मुझसे जो लैटिन और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते थे उनके ही एग्ज़ाम होते थे, बस ये हमें राइटर बता रहे हैं। द एग्जामिनर्स ऑन अदर हैंड वर पार्सल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, पार्सल मतलब उनको अच्छा लगता था तो टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स, जैसे मैंने पहले ही भी बता दिया कि एग्जामिनर्स को पसंद था क्या, लैटिन और मैथमेटिक्स, तो वो एग्ज़ाम लेते किस चीज़ के थे, लैटिन और मैथमेटिक्स के, और उनको पसंद था क्या, हिस्ट्री और पोइट्री एंड राइटिंग एसेज। पर जब उनके पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं हो रहे तो क्या आप सोचते हैं वो क्या अच्छे कर पाएंगे उसमें, तो देखते हैं क्या होता है। एंड देयर विल प्रिवेल्ड मोर ओवर द क्वेश्चंस व्हिच दे आस्क्ड ऑन बोथ दीज सब्जेक्ट्स वेर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज टू व्हिच आई वाज अनेबल टू सजेस्ट अ सैटिस्फैक्टरी आंसर। जैसे मैंने आपको पहले ही पूछा कि जैसे उनको ये सब्जेक्ट अच्छे लगते ही नहीं थे, हर वक्त के लिए उनको ये सब्जेक्ट अच्छे ही नहीं लगते थे, तो वो कैसे इसमें अच्छे करेंगे। दोज टू व्हिच आई वाज अनेबल टू सजेस्ट सैटिस्फैक्टरी आंसर, सैटिस्फैक्टरी मतलब एक सेटिस्फाई करने वाला, अच्छा लगने वाला आंसर नहीं दे पाते थे, तो वो एग्ज़ाम में अच्छे नहीं करते थे। फिर आई शुड हैव लाइक टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू, मैं चाहता था कि जो मुझे पसंद है सब्जेक्ट, मुझे जो आते हैं क्वेश्चन वह मुझे पूछे, पर वो तो उसे नहीं पूछते थे, ना ही मेरे फेवरेट सब्जेक्ट को, ना ही जो भी सब्जेक्ट वो बोले उसमें से भी जो आंसर मुझे आते थे वो क्वेश्चन में नहीं पूछते थे। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो व्हेन आई वुड, जब मुझे कोई उसका आंसर पता ही नहीं हो वो मुझे हर वक्त ये क्वेश्चन पूछते थे जो मुझे पता ही नहीं हो। व्हेन आई वुड willingly displayed my knowledge they sought to expose my ignorance, this sort of treatment had only one result, I did not do well in examination। जिससे ही उनको क्वेश्चन के आंसर आते नहीं थे और जिसमें उनको आते थे तो वो उनको अच्छा नहीं लगते थे तो वो उनको इग्नोर कर देते थे, तो जिस कारण सॉर्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, उनके ऊपर एक ही असर डाल रहा था, एक ही रिजल्ट आ रहा था, एक ही मतलब कंक्लूजन आ रहा था कि वो आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं कर पाते थे। पर स्टूडेंट हमें अच्छा करना है एग्जाम में, हमें काउंसिल एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश में 100 में से 95 प्लस रखने हैं, इसके लिए मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी मुझे थोड़ा आपका डेडिकेशन देना पड़ेगा। मेरे क्लास में जब कर रहे हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको करके जाइए। अगर आपके काउंसिल एग्जाम में 95 प्लस नहीं आते हैं तो मुझे बताना। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो। अभी क्या था ना अभी मैं एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा हूँ, क्या कौन बोल रहा है ना, राइटर बता रहे हैं, मैं एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा हूँ टू हैरो मतलब हैरो एक जो स्कूल था, एक रेपुटेड स्कूल था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे क्या होता है ना, उसका एंट्रांस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, अगर वो हम पास करते हैं तो उस स्कूल में पढ़ने के लायक हम हैं तो हम पढ़ सकते हैं, वरना नहीं पढ़ सकते। तो क्या होता है ना, द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन, वहाँ के जो हेडमास्टर थे उनका नाम था डॉक्टर वेल्डन, नाम भी क्या गजब है भाई। ओके, हाउएवर टूक ए ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लैटिन प्रोज, वो एक ब्रॉड माइंडेड आदमी थे
और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब उनके व्यू उनके नज़रिया में मेरे लैटिन प्रोज को कैसे देखे। ही शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी। उन्होंने मेरे जो लैटिन प्रोज के पेपर को जज नहीं किया, उन्होंने जज किया मेरे मेंटल एबिलिटी को, जनरल एबिलिटी को। तो उन्होंने मेरे जनरल एबिलिटी को देख कर क्या किया ना, दिस वॉज द मोर रिमार्केबल बिकॉज आई वॉज फाउंड अनेबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन इन लैटिन पेपर। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, आई रोट डाउन द नंबर ऑफ the question one. After much reflection, I put a bracket round it thus, but thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. उन्होंने क्या किया ना, जो राइटर थे, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, पेपर पूरा खाली ब्लैंक छोड़ के चले आए। क्या किया, अपना नाम लिख दिया लैटिन पेपर, जो लैटिन का उनका पेपर था जिस दिन, उस दिन अपना नाम लिख दिया ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर 1 दिए, फिर जैसे यहाँ पे बता रहे ब्रैकेट दिए हैं यहाँ पे, वैसे ब्रैकेट दे दिए फॉर मोर रिफ्लेक्शन। फिर क्या हुआ, बट देर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक एनीथिंग। उन्होंने कुछ सोच भी नहीं पाए कि उसका आंसर क्या हुआ, या फिर उसके रिलेटेड अगर कुछ भी आंसर उनको पता होता तो वो लिख देते ना, पर उनको वैसे भी कुछ रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब आइदर रिलेवेंट मतलब आसपास के आंसर, मतलब सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ आंसर उनको नहीं मिला। इंसिडेंटली देयर अराइव्ड नाउ वेयर in particular a blot and several smudges. Blot and several smudges. Blot and smudges का मतलब है दाग धब्बे, दाग धब्बे। इंसिडेंटली मतलब क्या कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि उनके पेपर पर दाग धब्बे आ गए। आई गेस्ट फॉर 2 hours एट दिस सैड स्पेक्टेकल। सैड स्पेक्टेकल मतलब नज़रिया। उन्होंने गेस्ट मतलब देखते रहना, घूरते रहना। उन्होंने 2 घंटे तक, आने वाले 2 घंटे तक टोटली होल टाइम उन्होंने बस उस पेपर को देखकर अपने आप को सैड महसूस करवाया, अपने आप को क्या ना पूरा डाउन समझा, डिप्रेस्ड जैसे हो गए। एंड देन मर्सीफुल उसर कलेक्टेड माई पीस ऑफ फुल स्कैप with all the others and carried it up to the headmaster's table. मर्सीफुल मतलब दयालु, सिंपैथेटिक। उसर उसर्स मतलब वाचर्स। कलेक्टेड माई पीस ऑफ, वाचर्स मतलब यहाँ पे उसर्स का मतलब जो वाचर्स है, वाचर्स का यहाँ पे मतलब यह है कि जो एग्जाम में एग्जाम ड्यूटी कर रहा है, जो एग्जामिनर है, एग्जाम इन्विजिलेटर है, वो उनको वाचर के साथ तुलना की गई है। और मर्सीफुल मतलब वह ऑथर राइटर उनको मर्सीफुल इसीलिए कहते हैं, दयालु इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो तो पेपर को देखकर तब से घूर रहे थे और उसके साथ वो सैड भी हो रहे थे ज़्यादा ही ज़्यादा। तो उनको जो पेन पेपर देखकर मिल रहा था, अगर वो पेपर चला जाए तो उनको उतना पेन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो दयालु एग्जामिनर था, इन्विजिलेटर था, वो मुझसे पेपर कलेक्ट करता है और फुल स्कैप विद ऑल ऑदर्स एंड कैरीड इट अप टू द हेडमास्टर टेबल, और वो इसको उठाकर हेडमास्टर के टेबल पर लेकर रख देता है। इट वॉज फॉर फ्रॉम दिस स्लेंडर, स्लेंडर मतलब थोड़ा सा, मतलब इतनू सा भी इंडिकेशन ऑफ स्कॉलरशिप्स दैट डॉक्टर वेल्डन ड्यू द कंक्लूजन दैट आई वाज वर्दी टू पास इनटू द हैरो। इट वाज फ्रॉम दिस स्लेंडर, इट वाज दिस स्लेंडर के उनके अंदर थोड़ा सा भी आशा नहीं था कि स्कॉलरशिप उनको मिलेगा। द डॉक्टर कंक्लूजन, डॉक्टर वेल्डन ने क्या किया ना, ड्यू द कंक्लूजन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए पेपर थोड़ा इधर उधर हो गया, सॉरी फॉर दैट। ओके लेट्स कंटिन्यू। क्या हुआ था, हम कहाँ गए थे, हाँ। डॉक्टर वेल्डन ने कंक्लूजन निकाला कि आई वॉज वर्दी टू पास। उन्होंने देखा कि पेपर में ये बच्चा कुछ लिखा भी नहीं है, फिर भी डॉक्टर वेल्डन के माइंड में क्या चला पता नहीं, उनके और राइटर के अंदर क्या एबिलिटी दिखी, उनको क्या क्या काबिलियत दिखी कि उन्होंने उसको पास ही करवा दिया। मतलब वो हैरो में पढ़ सकता है बोल के उसको पास करवा दिया। कंक्लूजन यह निकला कि अभी हमारे जो विंस्टन एस चर्चिल जी हैं वो हैरो में पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बेनीथ द सरफेस। मतलब वो आदमी कितना, क्या बोलूँ, ग्रेट होगा, कितना ब्रॉड माइंडेड है कि ऑथर के अंदर, राइटर के अंदर इतना काबिलियत दिखा कि इवन उसने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी उनको पढ़ाने के लिए उनके जो हैरो में, उनके स्कूल में पास करवा दिए। और इट शो दैट, मतलब ये हमें दर्शाता है कि ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस। वो एक मैन है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि एक चीज़ के अंदर को पहचान सकते हैं, उसके अंदर की चीज़ को पहचान सकते हैं, बीनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग्स। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बीनीथ द सरफेस ऑफ द थिंग्स हु वॉज कैपेबल ऑफ दिस। सो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा कि डॉक्टर वेल्डन वॉज द हेडमास्टर ऑफ द हैरो, वॉज द मैन हु वॉज कैपेबल ऑफ लुकिंग beneath the surface of the things। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। मैन नॉट डिपेंडेंट अपन पेपर्स
पेपर मैनिफेस्टन मतलब ये एक ऐसा आदमी है जो कि मैनिफेस्टन मतलब जैसे हमारा कोई पार्टी हो गया, पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। तो ये पहले क्या करता है ना, जब क्या होता है हमारा, पहले जब इलेक्शन से पहले वो मैनिफेस्टो निकालता है, मतलब उसके प्लान्स को निकालता है कि अगर वो गवर्नमेंट बना दिए तो गवर्नमेंट बनाने के बाद वो क्या क्या मतलब बदलाव लाएंगे, उनका क्या क्या पॉलिसी लाएंगे, वो पहले उनके वो जो मैनिफेस्टो में बताते हैं। वो जो जहाँ पे उनके पॉलिसी लिखे जाते हैं उसको मैनिफेस्टो बोला जाता है। तो वही यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ना, ए मैन डिपेंडेंट अपन पेपर मैनिफेस्टो। वो जो थे डॉक्टर वेल्डन हेडमास्टर थे, वो डिपेंड नहीं कर रहे थे कि पेपर के एक पेपर में वो उसने कितना आंसर लिखा है और वो कितना उससे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल रहा है, बल्कि वह देखते थे कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड ऑफ हिम। रिगार्ड मतलब ऑनर। आई हैव ऑलवेज मतलब ये कौन बोले, हमारे राइटर बोले, मेरे अंदर उनके लिए एक ऑलवेज ग्रेटेस्ट रिगार्ड, सॉरी रिवार्ड नहीं, रिगार्ड मतलब मेरे अंदर उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट था हर वक्त के लिए, हर वक्त के लिए। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम फॉर्म। जो फोर्थ क्लास का डिवीजन ऑफ फोर्थ, मतलब वो इससे पता चल रहा है कि वो फोर्थ क्लास में भर्ती हुए और वो थे कोर्स प्लेस्ड इन थर्ड। थर्ड मतलब जैसे हमारे स्कूल में होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और बड़े बड़े स्कूल में सेक्शन ई भी होते हैं, एफ भी होते हैं। तो मेरे स्कूल में सेक्शन सी तक थे। तो ये बता रहे हैं मेरे स्कूल में ए बी सी थे। अभी राइटर बता रहे हैं कि उनको रख दिया गया सी सेक्शन में, कि सी सेक्शन में उनको रख दिया गया, मतलब थर्ड सेक्शन में, और लोएस्ट डिवीजन होने के कारण उनको फोर्थ के बॉटम में रखा गया। फिर द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एज माई करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल बिगैन विथ एन एस। जैसे हमको पहले पता है, जैसे जिसका नाम अगर ए से हो, जैसे मेरा नाम आदर्श है, अगर और कोई है अन्वेष, लाइक अन्वेष ए, उसके बाद लाइक ए डी, तो मैं पहले रहूँगा, फिर अन्वेष मतलब ए एन, मैं उसके बाद वो, फिर अन्वेष के बाद अगर कोई आ गया बी से, विशाल आ गया, बबीता आ गई, जैसे कोई भी आ गया तो बी, उसके बाद मैं मतलब मुझे रोल नंबर 1 2 3 फिर इसको 4, वैसे मिलता रहेगा। तो वैसे ही वो बता रहे हैं राइटर ना, उनके स्कूल में तब क्या हुआ ना, फोर्थ ग्रेड में जब थे वो हैरो में, तो जो जो नए बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते, जो नए बॉयज़ वहाँ पे एडमिशन लेते, उनका लिस्ट निकला गया स्कूल में। और वो जो लिस्ट निकला उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनका रोल नंबर अपॉइंट कर दिया गया। स्पेंसर चर्चिल वॉज बिगेन विथ एस, जैसे हमारे ऑथर और राइटर का नाम एस से स्टार्ट होता है, तो उनका जो रोल नंबर रहा सबसे पीछे रहा, तो उनका सबसे नीचे रख दिया गया। फिर उनको कुछ मोर एडवांटेज भी नहीं मिला अल्फ़ाबेट के लिए भी। तो बेसिकली अभी हम बोल सकते हैं कि राइटर अभी हर कोई चीज़ में नीचे थे। उनका सिलेक्शन भी हुआ एक दया के जैसा बता सकते हैं, वो उनका नाम भी रोल नंबर में पूरा पीछे रह गया। फिर हमें आगे अभी ये भी पता चलेगा कि उनके जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी वो पूरे लास्ट के नंबर में ही थे, लास्ट नंबर में नहीं थे, लास्ट के 3 नंबर में थे। पर उनको लास्ट में इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि उनके जो और 2 फ्रेंड्स थे जो उनके भी नीचे थे, वो तो स्कूल आए ही नहीं थे, शायद उनको कोई बीमारी हो गई थी या फिर कोई अदर कॉज रहा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। आई गेंद, हाँ, आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल एंड दिस 2, जैसे मैं अभी बता रहा था कि वो पूरे लास्ट में, लास्ट के जो 2 ना, जैसे उनका लिस्ट निकलता है, फिर पहले कोई फिर कोई फिर कोई, ऐसे निकलता है ना लिस्ट। तो उनका जो लिस्ट निकला था, ऐसे लिस्ट निकलता है, तो उनका जो था पूरे स्कूल में, उनका जो पोजीशन था ये वाला था, ये वाला पोजीशन उनका था। मतलब कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, दिख नहीं रहा। तो उनका जो पोजीशन है ये वाला भी रहा। तो पूरे नीचे से कितना नंबर था, 3 नंबर थे, मतलब वो 2 बच्चे के ऊपर थे, ये जो 2 बच्चे थे इनके ऊपर थे। फिर बता रहे हैं कि वो स्कूल में पूरे पीछे ही थे, क्योंकि जो ये 2 बच्चे नहीं आए थे, तो ये 2 बच्चे एब्सेंट ही थे। ये 2 बच्चे जो थे, ये 2 बच्चे एब्सेंट थे, मतलब उनका शायद से तबीयत खराब था, या फिर उनका शायद से कोई अदर ही कॉज होगा। यहाँ पे लिखा है जैसे थ्रो इलनेस और सम अदर कॉजेस। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यह बन सकता है कि व्हाई द अदर 2 बॉयज़ हैज़ नॉट केम स्कूल फॉर। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं फॉर एनी फट इमीडिएटली थ्रो इलनेस और सम अदर कॉज। तो फिर देखते हैं
द हैरो कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल इज डिफरेंट इन दैट ऑफ ईटॉन। ईटॉन जो है वो भी एक स्कूल है जहाँ पे पहले हमारे राइटर पढ़ते थे, और वो भी एक बहुत ही बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल है। तो वहाँ पे जो रोल मतलब अटेंडेंस लेने का स्टाइल था, कस्टम था, परंपरा था, वहाँ का डिफरेंट था, और यहाँ का डिफरेंट था। कहाँ का ना, हैरो का। ईटॉन में क्या होता था देखते थे, जैसे हमारे इंडियन और जैसे उड़ीसा में भी हो गया, तो क्या होता है ना, अटेंडेंस कैसे रहता है। एक नंबर में हो गया शायद राम हो गया, 2 नंबर में श्याम, फिर 3 नंबर में रघु, 4 नंबर में बबीता, फिर 5 नंबर में सुरेश, ऐसे हो गया। तो हम हमारे टीचर आते हैं, बोलते हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। हम क्या, जिसका होता है हमें याद रहता है तो हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सर ऐसे बोलते हैं। पर वहाँ पे था ना, अलग था सिस्टम। वहाँ पे क्या हो रहा था देखते हैं। जो एट ईट ऑन द बॉय स्टैंड इन क्लस्टर एंड लिफ्ट देयर हार्ट्स व्हेन देयर नेम्स इज कॉल्ड। ईटॉन में जब बॉयज स्टैंड हो जाते हैं क्लस्टर में, जैसे एक जगह ये हो गया क्लास का क्लासरूम हो गया, तो यहाँ पे बच्चे खड़े हो गए क्लस्टर बना के। ओके, यहाँ पे टीचर अटेंडेंस ले रहे हैं। टीचर जब बोलते हैं रोल नंबर 1, तब यहाँ से जो बच्चे खड़े रहते हैं, जैसे ऐसे बच्चे खड़े हो गए, बॉय पकड़े रहते हैं अपने अपने हैट्स को। हैट्स मतलब जो ऐसे सर में पहनते हैं, देखे होंगे। तो वो हैट्स पकड़े रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, हैट्स को लिफ्ट कर देते हैं, मतलब जैसे ऐसे पकड़े हैं तो इसको ऐसे उठा देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, जैसे वो प्रेजेंट है इससे बता रहे हैं। ओके, थोड़े ड्राइंग में मत जाना, बहुत बुरा है ड्राइंग, पता है, तो थोड़ा समझो इमोशन को। तो देखते हैं क्या होता है फिर। एट हैरो दे फाइल पास्ट मास्टर इन स्कूल यार्ड एंड आंसर 1 by 1। पर हैरो में क्या होता है ना, फाइल मास्ट मतलब लाइन से खड़े हो जाते हैं, जैसे मार्च पास्ट होता है वैसे ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। मास्टर इन द स्कूल यार्ड एंड आंसर 1 by 1। स्कूल यार्ड में मतलब स्कूल के बाहर जो होता है, मतलब जो भी असेंबली ग्राउंड वगैरह हो गया, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। फिर लाइन्स में आते हैं 1 by 1, अपने रोल नंबर बताते जाते हैं। माई पोजिशन देयरफॉर रिवील्ड इन द समहाट एंड इनविडियस कम्युनिटी। इनविडियस मतलब अनअवॉइडेबल। ओके, अनअवॉइडेबल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ह्यूमिलिटी मतलब वो उनका जो पोजीशन था अनअवॉइडेबल था, मतलब इतना बुरा था कि उसे अवॉइड नहीं करा जा सकता। इट वॉज दैट द ईयर 1887, वो था साल 1827। फिर Lord Randolph Churchill had only just resigned the position as the leader of House of Commons and Chancellor of the Executive, and he still towered in the forefront of politics. अब आपको यह मन में क्वेश्चन आया होगा कि लॉर्ड रैंडलॉफ चर्चिल कौन है। भाई ये पिता है राइटर के, जो क्या कहते हैं ना, वही साल 1887 में रिजाइन किए थे अपने पोजीशन को एज अ लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड चांसलर ऑफ एग्जीक्यूटिव। वो एक चांसलर थे एग्जीक्यूटिव के, एक पार्टी के एक्चुअल में वो लीडर थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, फिर चांसलर भी थे। एंड ही स्टिल, वो रिजाइन करने के बाद भी टावर्ड इन द फोरफ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीतिक तौर पे उनका पद बहुत ही बड़ा था। इवन वो पोजीशन को अपना रिजाइन कर देते हैं, फिर भी वो बहुत ही बड़ा टावर खड़ा करते हैं अपने वो जो पोजीशन का, मतलब वो एक रेप्यूटेड आदमी थे, एक बड़े आदमी। तो अब इससे पता यह चल रहा है कि एक बड़े आदमी का, जैसे अभी अगर हमारा जैसे विराट कोहली हो गए या फिर हमारे प्रधानमंत्री हो गए, तो अगर प्रधानमंत्री को तो नहीं बोल सकते, अभी अगर विराट कोहली का कल को कल बच्चा होता है, तो उनका जब बच्चा कहीं पे पढ़ेगा, अगर कल को यह पता चला कि विराट कोहली का बच्चा फेल हो रहा है, 9वीं क्लास में आ गया फिर वो फेल हो रहा है, तो कैसा लगेगा एक रेप्यूटेड आदमी का। वैसे ही, या फिर पूरे पीछे, मतलब पास तो हो रहा है, पूरे लो ग्रेड से हो रहा है, तो उनका अच्छा थोड़ा ही लगेगा। वैसे ही जो लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल थे, बहुत ही रेप्यूटेड ऑनर्ड आदमी थे, पर उनका बच्चा जो थे वो यहाँ पे फेल हो रहे हैं, कुछ मतलब घटिया कर रहे हैं प्रॉपर परफॉर्मेंस, एंड ही स्टिल टावर्ड इन द फोरफ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स। In consequence, large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps में बहुत सारे मतलब बड़े बड़े आदमी आके देखते हैं कि हमारे लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल का बच्चा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या करते हैं देखते हैं। तो इन ऑर्डर टू सी द मार्च मतलब जब मार्च करके जाते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा ऐसे जाते हैं, तो देखते हैं पूरे पीछे है हमारे लॉर्ड रैंडल्फ का बच्चा। मतलब इतने पीछे, तो उनको वो सोसाइटी क्या बोलेगा कि वो शायद से अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो सबसे पीछे है। एंड आई फ्रीक्वेंटली हेard द irreverent कमेंट वाई ही इज़ लास्ट ऑफ ऑल। और वो भी सुने हैं बहुत बार इरेवेंट कमेंट मतलब कुछ गंदे थॉट्स और मतलब स्लैंग्स यूज करके कुछ भी बोलते हैं, जैसे वाई ही इज़ लास्ट ऑफ ऑल, वो सबसे पीछे क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस भी उठते हैं।
तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है सक्सेसफुली। तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को अभी कंप्लीट किया है, हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया है, सॉरी। तो यहाँ से बहुत ही शॉर्ट मार्क्स जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, फिर मैं उसे भी प्रोवाइड कर दूंगा एक्सप्लेन के साथ। और यूनिट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। एंड जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। अच्छे अच्छे क्लासेस आएंगे, मैं मेरे क्वालिटी और वे ऑफ टीचिंग को भी थोड़ा सा बेटर एंड बेटर, डे बाई डे बेटर करता जाऊँगा। और ये है हमारा ग्लॉसरी, इसको भी पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दैट्स वॉट द टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड एंड ये साल थोड़ा सा हार्डवर्क कर दीजिए। ये लास्ट है आपका सेकेंड ईयर, लास्ट ही है। यहाँ पे अगर हार्ड वर्क कर देते हैं तो अच्छा, अगर बन जाता है करियर तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, फिर करते रहना नीट जेई जो भी करना है। ओके, थैंक यू, दैट्स फॉर द टुडेज क्लास।